एक तो आपको मैंने कुछ सीपी में क्वेश्चंस दिए थे थोड़े बहुत, और उसमें 2-3 सवाल वो भी इंक्लूड किए हैं जो कुछ समय पहले आपको दिए गए थे। आपने वो ट्राई कर लिए हैं या आप करेंगे, ये बताओ। करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। आज कर लेना वो। उसमें जैसे शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 विदाउट ऑप्शंस हैं, वो तो वैसे सीधे सवाल हैं। आपको कुछ पार्ट्स उसमें दे रखे हैं। कभी एबीसीडी में से, अरे ये मत कर देना 4 में एबीसीडी में से एक सेलेक्ट करके बता दो, बोले फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का। पहले 3 तो 4-4 पार्ट हैं उसके, और फोर्थ से एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हैं इसमें, देखना ये करना। तो अभी हम फिर कुछ आगे बढ़ते हैं। कल हमने एनर्जी वाला काम पढ़ा था कि एक कितनी एनर्जी स्टोर होती है एक चार्ज कैपेसिटर में। समझ आ गया ना, वो हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा हमें सर्किट पार्ट की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 बेसिक से रूल्स हैं जो हमें समझने ही होंगे। उनको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉज। वैसे ये टॉपिक अगले चैप्टर का है, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें सीखने होंगे किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ ने 2 रूल दिए थे, सिंपल से 2 रूल आपको दिए थे। एक को बोला जाता है इन शॉर्ट केसीएल, और दूसरे को बोला जाता है केवीएल। केएल का मतलब तो यही है किरचॉफ लॉ। सी स्टैंड्स फॉर करंट, करंट अगले चैप्टर के लिए, और चार्ज इस चैप्टर के लिए। तो केसीएल का क्या मतलब बनेगा? केसीएल की क्या फुल फॉर्म हुई बताओ? किरचॉफ चार्ज। इस चैप्टर के लिए तो हमारे लिए बन जाएगा वो किरचॉफ चार्ज लॉ, और अगले चैप्टर के लिए बनेगा किरचॉफ करंट लॉ। और वी फॉर, शायद हम पहचान नहीं पा रहे होंगे, वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों बड़े बेसिक से रूल है सर्किट सोल्व करने के लिए। अगर आप केसीएल की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। कि जैसे किसी भी सर्किट में कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां 2-3 ब्रांचेज मिल रही होंगी, ये जंक्शन है। एक जंक्शन पे जितना चार्ज एक तरफ से आएगा, एक जंक्शन पे जितना चार्ज एक तरफ से आएगा पर यूनिट टाइम, उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। चार्ज entering a junction in unit time is equal to charge leaving the junction in unit time। मतलब एक जंक्शन पे चार्ज ना इकट्ठा हो सकता है, चार्ज ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। चार्ज ना तो जनरेट हो सकता है, यूनिक एक्स्ट्रा बाहर निकल गया, आया कम था, और ना वहां नष्ट हो सकता है कि आया ज्यादा था और एक्स्ट्रा कम बाहर निकला। अगर ये चार्ज आ रहा है Q1, ये चार्ज आ रहा है Q2, और ये चार्ज आ रहा है Q3, तो क्या इक्वेशन बनेगी? Q1 आने वाला चार्ज जंक्शन, हाँ। अच्छा, यही इक्वेशन थोड़ा अपना रूप बदल लेगी अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट का नाम देंगे, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट बोलेंगे। तो यहाँ I1 दिखाएंगे इधर का करंट, I2 I3। तो समझ गए ना ये इक्वेशन कैसे बननी है अगली बार? ठीक है। और कोई पूछे किस पे बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, क्या दिख रहा है, किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, 1-2 बार तो ऐसे भी सिंपल सवाल आ गए हैं कि केसीएल किस पे बेस्ड है, केवीएल किस पे, इस पे 4 ऑप्शन बना के। अब मैं चलता हूं केवीएल। तो मुझे लग रहा है ये तो यार दिखने में बड़ा आसान सा रूल है, शायद एक बार में समझ आ ही रहा है। केवीएल, उसके लिए ना आपको एक बंद लूप चाहिए, क्लोज लूप। जैसे मान लो ये कोई किसी भी सर्किट में ये क्लोज्ड पार्ट है,
किसी भी सर्किट में ये कोई भी एक क्लोज पार्ट आपको दे रखा है, ठीक है, और इसमें कोई एलिमेंट लगे हैं, एलिमेंट में भी कैपेसिटर में भी बैटरी, कुछ भी हो सकता है, आगे आने वाले चैप्टर में रजिस्टर, ठीक है। इसमें ये एलिमेंट लगे हैं यूं इस तरह से, मैंने कहा 3-4 एलिमेंट लगे हैं, 3-4, अभी हम दिखा नहीं रहे हैं कि वो क्या एलिमेंट है क्या नहीं। और इस लूप का कोई अपना बस यूं नहीं है कि यही एक लूप है, हो सकता है इट मे बी ए पार्ट ऑफ ए बिग सर्किट। समझ गए ये दिखाने का क्या मतलब है? हाँ भाई, इन लाइनों का मतलब समझ आ रहा है? दिस मे बी ए पार्ट ऑफ ए बिग सर्किट। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि लूप के अंदर कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है कि लूप के अंदर कोई और इंटरकनेक्शन हो सकता है कि लूप के अंदर और छोटे लूप बन रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मान लो मैंने नाम दिया ABCD, ये नाम दिया। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखने होंगे? बैटरी अगर दे रखी है तो बड़ी लाइन पॉजिटिव होती कि नेगेटिव छोटे के मुकाबले? बताओ। पॉजिटिव। हाँ, और कितने वोल्ट की बैटरी? कैपेसिटर में मैं आपको पढ़ा चुका कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो प्लस, नेगेटिव चार्ज हो माइनस, और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है कैपेसिटर में? Q/C। मैं एक दो एलिमेंट यहां लेके बताऊंगा अभी। देखो, जैसे मान लो आपने कैसे ढूंढ लिया बस कि भाई इसके पास ये प्लस है, ये माइनस है, वोल्टेज है V1, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पास ये माइनस प्लस वोल्टेज V2, कैसे भी हो सकता है, ये माइनस ये प्लस वोल्टेज V3, माइनस प्लस V4 एंड प्लस माइनस V5। सपोज ये आपने ढूंढ लिए और ये बन गए। ढूंढने का मतलब ये है कि ऐसे आपने ढूंढा। एक बार आप ये नोट कर लो पहले, ताकि मैं इसको मिटाऊं, मुझे जगह चाहिए थोड़ी बोर्ड पे। ये KCL वाला पार्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया ना? सभी का हो गया है? बता देना नोट करके, मैं फिर मिटाऊंगा इसे। चलें भी आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल मैं इधर देता हूं कि कैसे ये लिखे जाते हैं। अगर कोई कैपेसिटर है और आपको ये पता है कि इसकी एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस है, यहाँ प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, तो जिसपे प्लस चार्ज है वो हाई पोटेंशियल लिख दे रहे हैं, जिसपे माइनस चार्ज है वो लो, और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखें कैपेसिटर में? Q/C। अगर कहीं रजिस्टर आता है, जो कि आगे आना ही है, और कहीं से भी करंट एंटर करे, तो उसमें कैसे याद रखते हैं? जहां से करंट एंटर करता है वो हाई पोटेंशियल, बाहर निकलता है वो लो पोटेंशियल माइनस, और बीच में V बराबर कितना होता है बताओ भाई? जैसे C की डेफिनेशन थी Q/V, ऐसे R की डेफिनेशन होती है V/I। ये R की डेफिनेशन होती है जो आगे काम आएगी। तो C बराबर Q/V। हाँ जी सर, इसमें आपने ये कैसे कनेक्शन किया है? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ? ना, ये मैंने किसी पॉजिटिव को किसी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट नहीं किया। मैंने तो एक रैंडम सा कोई भी लूप ले लिया, किसी एक बड़े लूप का एक छोटा पार्ट है ना। यहाँ तक भाई बात आई समझ? उसमें कहीं कोई कैपेसिटर लगा हो, कहीं कोई बैटरी लगी हो, कुछ भी लगा हो, रजिस्टर लगा हो, और भी कुछ एलिमेंट लगे हों। आपने अपनी समझ से, जैसा कि आप आगे आने सर्किट्स में पढ़ेंगे,
ये ढूंढ लिया कि कौन सी साइड उसकी हाई पोटेंशियल और कौन सी लो पोटेंशियल है, ये ढूंढ लिया बस, और बीच में लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस। ये मत देखो कि भाई इसका नेगेटिव इसके किससे जुड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं मुझे, मैंने तो अलग अलग एलिमेंट्स को देखा है एक को। ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे मैं अब आपको यही तो सिखा रहा हूँ कि ढूंढना कैसे है, ये प्लस माइनस लिखने कैसे हैं, वही इधर बता रहा हूं आपको मैं। इधर देखिए थोड़ी देर, अगर कहीं कैपेसिटर आए तो उसके जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो वो हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज हो लो पोटेंशियल है, और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे। कितना, इस डेफिनेशन से लिख देंगे, इस डेफिनेशन से भी कितना आ रहा है, 2 हाँ। सिमिलरली अगर कहीं रजिस्टर आ जाए, ये सिंबल पता ही है सभी को, ये रजिस्टर का होता है, 10th हम करके जाए, आई करंट आएगा तो जहां से करंट एंटर करेगा, जहां से करंट एंटर करे वो प्लस होता है, और जहां करंट बाहर निकले वो माइनस होता है। और बीच में क्या लिखे, वी कितना, तो क्या आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे। आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई, तो यहां से वी कितना हो गया, क्यू बाई सी। अरे क्यू बाई सी कहां से आ गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी वी कितना हो गया, आई है, आई आर। कई बच्चे इसको ओम्स लॉ भी बोल देते हैं, सुना है 10th में, वी बराबर आई आर। यस सर। लेकिन ओम्स लॉ क्या है, वो वी बराबर आई आर नहीं है, वो इसमें कुछ और चीज है, तो हम पढ़ेंगे वहां चल के। या मान लो कोई बैटरी आ गई, बैटरी, अब इसमें भी 2-3 बातें सुन लो। एक बैटरी का एक ईएमएफ होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एक बैटरी का एक ईएमएफ होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर बैटरी में ईएमएफ तो दिया जाता है वोल्ट में, कितने वोल्ट की बैटरी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाता है ओम में, ये सिंबल देख रखा हमने, ओम उसकी यूनिट है और उसका सिंबल ये दिया जाता है। तो सुनो, बैटरी में क्या होता है, अगर करंट यूं फ्लो कर रहा है, यूं करंट फ्लो करने का मतलब है कि वो बैटरी हमें करंट प्रोवाइड कर रही है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और आप एक चीज अभी, वैसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, ये कुछ बातें हैं अगले चैप्टर की जो हम अभी कुछ रिजल्ट सीधा याद कर रहे हैं। यहां से करंट एंटर करे तो ये प्लस ये माइनस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है बैटरी का, ई माइनस आई आर। इस वक्त बैटरी, दोबारा बताना सर, ये बताता हूँ। इस वक्त बैटरी एक सोर्स की तरह काम करे। मैं एक चीज पहले क्लियर करूं, हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं कि भाई ये चीजें आप अभी ध्यान रखो, अगले चैप्टर में एक्सप्लेन होंगी। अगर एक कैपेसिटर है, वो आपने सी की डेफिनेशन से लिया, रजिस्टर है आर की डेफिनेशन से। अब बैटरी है, बैटरी में 2 चीजें होती हैं, एक ईएमएफ होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ईएमएफ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो भी आपको बैटरी दी गई है, अगर करंट यूं आए मतलब इसके पॉजिटिव से बाहर निकले, तो बैटरी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, और बीच में लिखा जाता है ई माइनस आई आर। अच्छा, अगर वो बैटरी चार्ज हो रही हो तो उसमें करंट ऐसे आता है, यूं अगर करंट आया यानी कि वो बैटरी खुद एक लोड बनी हुई है हमारे लिए, वो चार्ज हो रही है। और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव, लेकिन अब होगा कितना, E प्लस आई आर। ये 3-4 बातें आप दिमाग में रखें केवीएल लगाने के लिए, ये चीज अभी के लिए याद रखो। अच्छा, दूसरी बात, अगर बैटरी आइडियल ईएमएफ, ई को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, कि कितने वोल्ट का ये सेल है। ईएमएफ की फुल फॉर्म तो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि अगर कोई 10 वोल्ट की बैटरी दी है, इसका मतलब 10 वोल्ट उसका ईएमएफ है, 9 वोल्ट की बैटरी मतलब 9 वोल्ट उसका ईएमएफ है। लेकिन वो हमें कितने वोल्ट बाहर दे रही है, वो बाहर देती है ई माइनस आई आर, अगर वो सोर्स का काम कर रही है तो। आर उसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही लोड है तो वो खुद चार्ज हो रही होगी, उस वक्त करंट पॉजिटिव से एंटर करता है, बाहर नेगेटिव से निकलता है, और वहां पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ई प्लस आई आर। ऐसा क्यों होता है, ये जो बैटरी पढ़ेंगे तब देख रहे होंगे हम, फिलहाल के लिए याद कर सकते हैं ये चीजें, 2 बातें। सर, हाँ जी बताओ सर, ये रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ, ये यहाँ, हाँ। फिर वही बात है, आप मुझसे सवाल केवल यहाँ तक के कीजिए, यहाँ तक के कीजिए। अगले चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे
कि सोर्स और लोड क्या होते हैं, कैसे रजिस्टर में जहां से करंट एंटर करता है वो प्लस और दूसरा माइनस है। ये 3 बातें मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर की अभी बता दी, किसी सर्किट में यूज हो जाए तो, ठीक है ना। हम इनका लॉजिक अभी नहीं दे रहे हैं, मैंने कहा एक चीज हम इस चैप्टर में पढ़ के चले, 3 अगले चैप्टर से लिए, तो आप उन्हें अभी के लिए याद कर लीजिए, थोड़े दिन की बात है। क्लियर है ना। रजिस्टर में याद रखो जहां से करंट एंटर करे वो हाई होगा पोटेंशियल वाइज, जहां से करंट बाहर निकले वो लो होगा पोटेंशियल वाइज, और प्लस से माइनस इस तरह से जाता है। अगर आप बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, अभी चाहते हैं, तो सुनो एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। करंट जिधर चलता है पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में चलता है, तो पॉजिटिव चार्ज शुरू में यहां था और फिर इसमें से होके निकला और पॉजिटिव चार्ज यहां निकला। बताओ रजिस्टर करंट का विरोधी होता है कि करंट के सपोर्ट में होता है, करंट को अपोज करता है कि सपोर्ट? अपोज। यानी कि वो आने वाले चार्ज की एनर्जी को नष्ट करेगा, यानी कि वो आने वाले चार्ज की एनर्जी को नष्ट करेगा। तो चार्ज की एनर्जी पहले ज्यादा थी कि बाद में ज्यादा है? चार्ज की एनर्जी पहले ज्यादा थी, और हम जानते हैं कि किसी V पोटेंशियल वाली जगह पे चार्ज की एनर्जी होती है Q इंटू वी, पढ़ा है ये हमने पोटेंशियल में, है ना। तो Q इंटू वी पहले ज्यादा थी, बाद में कम है, और Q पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है, पहले ज्यादा है कि बाद में? पहले। समझ रहे हो ना। तो मतलब सबके लॉजिक है, लेकिन ये हम अगले चैप्टर में लेंगे ये चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बताओ बताओ। जो लेड होते हैं ना, एलईडी लेड, हाँ सिर्फ वो पेंसिल में तो वही होते हैं जो पेंसिल में यूज होते हैं? जो पेंसिल में तो यार ना, पेंसिल में तो वो ग्रेफाइट होता है आगे। अरे एलईडी लेड अलग चीज है, पेंसिल की लीड होती है वो तो आगे, वो एक अलग चीज है। थोड़ी सी अंग्रेजी का कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखना इनकी आराम से। हाँ जी एक और सवाल बोलो। ये जो कैपेसिटेंस है, हाँ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस जो है वो अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों मटेरियल्स के बीच का, दोनों कंडक्टर्स के बीच का मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, या टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ अरेंजमेंट एक्सपेंड कर गया है, तो बिल्कुल कैपेसिटेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। चलो तो अब मैं केवीएल पे नहीं गया हूं, केवीएल बताऊं क्या? अब ये तो मैंने बीच में कुछ बातें बताई आपको, ठीक है। और इसमें ये और सुनो, अगर कहीं लिखा हो आइडियल बैटरी या आइडियल सेल, उसका मतलब होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो ची करंट यूं आए और ची करंट यूं जाए, IR टर्म तो बचेगी नहीं। तो 9 वोल्ट की बैटरी है तो प्लस माइनस 9 वोल्ट, 9 वोल्ट की बैटरी है तो प्लस माइनस 9 वोल्ट। लेकिन अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो फिर करंट पे ये वैल्यू डिपेंड कर रही होगी। क्लियर? मैं चलूं अब आगे बढ़ूं, ठीक है। देखिए अब सुनो, ये आपने कैसे भी एलिमेंट्स ढूंढ ढांड के और ये लगा लिया। मैं अभी एक सर्किट सा, कोई रैंडम सा सर्किट बना के आपको दिखाऊंगा। अब देखो केवीएल क्या कहता है वो सुनिए। केवीएल कहता है आप कोई भी एक बंद लूप ढूंढ लो, चाहे ABCA में लगाओ। देखो मैं 3-4 जगह लगा के दिखाता हूं आपको। ABCA पहली चीज ये, दूसरा ACDA इसमें भी लगा के दिखाऊंगा, और तीसरा ABCDA। क्या आपको 3 लूप नजर आ गए क्या, जो मैंने नाम लिखे हैं उसके अनुसार? हाँ भाई बताओ, 3 लूप नजर आ गए जो नाम लिखे हैं उसके अनुसार? यस। ठीक है। ABCA में सुनिए, ABCA में क्या होगा। ABCA में जिस तरह से आप एंटर करो इसके अकॉर्डिंग, आप A से B जा रहे हो तो बताओ इस लिखी हुई चीजों में प्लस से माइनस जा रहे हो कि माइनस से प्लस? प्लस से माइनस। प्लस से माइनस। प्लस से माइनस जाने का मतलब क्या है, पोटेंशियल कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? बताओ। कम हुआ। प्लस से माइनस गए हो तो आपके चलने की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हुआ है। जब कोई चीज घटती है तो चेंज पॉजिटिव होता है कि चेंज नेगेटिव होता है? नेगेटिव, क्योंकि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब हमें एक चीज याद कर लेनी है, अलजेब्रिक सम हम करेंगे। पहली एंट्री आप प्लस से कर रहे हो तो वो चेंज माइनस के साथ लिखना है, क्योंकि आप प्लस से माइनस गए हो तो चेंज नेगेटिव है। तो पहली एंट्री आपने प्लस से की तो ये लिख दो -V1,
और आगे चलो, बी से सी जाओ, बी से सी एंट्री कहां से है, प्लस से कि माइनस से? प्लस से। तो माइनस V2। फिर सी से ए जाओ, एंट्री कहां से है? माइनस से। माइनस से है, तो कैसे लिखें? प्लस V5। क्या सारे एलिमेंट कवर करके आप वापस वहीं आ गए? यस सर। उसे कर दो इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ केवीएल। मैं स्टेटमेंट अभी इसको मिटा के लिखूंगा, मैं थोड़ा वेट भी कर लूंगा, आप नोट कीजिए, लेकिन मैं स्टेटमेंट अभी इसको मिटा के लिखूंगा ये क्या है, लेकिन केवीएल क्या है, कैसे लगता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंसेस में लगता है, वोल्टेज में लगता है, एसीडीए में बताओ आप, एसीडीए में कैसे लगाएं बताओ? ए से सी माइनस V5 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, माइनस V5 प्लस V3 प्लस V4 और इज इक्वल टू 0। ABCD ए में लगाओ, ABCD ए में। आप मत बोलना, अभी जिसने जवाब दिया वो ना बोले, कोई और स्टूडेंट। भाई लड़कियां हैं क्या इस क्लास में, बताओ गर्ल्स? यस सर। तो आप लोग जवाब दीजिए इसका ABCD ए में। ए से बी माइनस V1, हाँ, माइनस V2, प्लस V3, प्लस V3 प्लस V4 इक्वल 0। ये मत भूल जाना कि इक्वल टू 0 करना है लास्ट में। ये आपकी केवीएल इक्वेशंस हैं। अब केवीएल की स्टेटमेंट क्या है? केवीएल कहता है कि जैसे केसीएल की आपने स्टेटमेंट लिखी थी, केवीएल कहता है कि अगर आप किसी क्लोज लूप में घूमते हैं तो जितनी भी वोल्टेजेस आ रही है, वोल्टेजेस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उनका सम विद साइन मतलब एल्जेब्रिक सम, प्लस माइनस देखते हुए, केवीएल कहता है, मैं यहां स्टेटमेंट लिखता हूं उसकी, एल्जेब्रिक सम ऑफ all the voltages, algebraic sum of all the voltages encountered, जिनसे हमारा सामना हुआ है, while traversing a closed loop में घूमते हुए, while traversing a closed loop is 0। बताओ भाई केवीएल की स्टेटमेंट आई समझ? हाँ जी बोलो, स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। और ये दरअसल बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन, जैसे पिछला जो केसीएल था किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको बोलते हैं, दिस इज द बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ये और बताओ कैसे? आपने पढ़ा है कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है। यस सर। मैं एक क्यू चार्ज को लेके चला पकड़ के, अपने आप क्यू चार्ज को यूं 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 और यूं घुमा के ए पे ले आया वापस, क्यू चार्ज को लेके गया मैं ए पे घुमा लाया, तो जब मैं यहां से लेके निकला तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? Q इंटू V1 होगा कि नहीं? एक क्यू चार्ज को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से निकालते हैं तो वर्क डन कितना होता है? Q इंटू V पढ़ा है हमने। अगर किसी भी क्यू चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क होता है वो Q इंटू V होता है, ये पता है कि नहीं? यस सर। है ना? तो एक बार उस क्यू चार्ज को यहां से लेके हम निकले, हमने भी फोर्स लगाया, उसको छोड़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क होगा QV1, एक बार QV2, एक बार QV3, एक बार QV4। कभी वो वर्क पॉजिटिव होगा, कभी वो नेगेटिव। अगर उसकी एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क पॉजिटिव है, कम हो रही है तो वर्क नेगेटिव है। तो उन सब का सम 0 होना है, क्योंकि आप ए पे पहुंच गए और उनमें से Q कॉमन ले लोगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जानी। और इस इक्वेशन की एक खास बात ये है, अगर कोई बच्चा ये भूल जाए कि कब माइनस लेना कब प्लस, और वो उल्टा भी लगा दे तो भी इक्वेशन तो सही बनेगी। क्यों? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या वही इक्वेशन आ रही है कि नहीं? उधर तो इक्वल टू 0 है। यस सर। तो अगर कोई बच्चा गलत भी याद कर जाए कि प्लस से एंट्री है तो प्लस लिख दो, माइनस से एंट्री, तो भी सवाल गलत नहीं होना, लेकिन उसका लॉजिक गलत है वहां।
और क्लोज लूप में दिक्कत नहीं देगा, लेकिन कुछ और जगहों पे दिक्कत दे जाएगा। तो इसलिए ये चीज हमें सही आनी चाहिए समझ में। अब बताओ, ये बोर्ड पे पूरा केवीएल लिखा हुआ है, क्या समझ आ गया है केवीएल? यस सर। ठीक है, Yes, sir. आप इसे नोट कीजिए। केसीएल हो गया, केवीएल हो गया, फिर इसका यूज देखेंगे, इसको नोट कीजिए आप। सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ। ये जो आपने ट्रेवर्स लिखा है मतलब क्या है इसका? मतलब भाई वो तो डिक्शनरी में देख लेना। ट्रेवर्स का मतलब वैसे होता है लूप में घूमते वक्त, ठीक है। ट्रेवर्सिंग का एग्जैक्ट मीनिंग तो लिटरल मीनिंग क्या है डिक्शनरी में देख लेना, कोई देख के बता दे चाहे मुझे अभी। लेकिन ट्रेवर्स का मतलब होता है कि लूप में घूमते समय, शायद जो मेरे दिमाग में है, जिस तरह से हमने कभी पढ़ा होगा, जिस तरह से है, ठीक है। कोई बच्चा देख के बता रहा है तो बता दो मुझे कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। ट्रेवर्स, ट्रेवर्स पार करना, लांघना। हाँ, तो मतलब वो पार करने का मतलब यही है कि पार करने के लिए इसको घूमना तो पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रेवलिंग लिख दो, ट्रेवल भी तो होता है। यस सर। कुछ भी लिख दो, मतलब इस लूप में घूमते समय ये है। तो अगर आपको केसीएल और केवीएल समझ आ जाते हैं तो अगले चैप्टर का आधा काम हो जाता है, ये दिमाग में रखो। अगला चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा अगर ये चीजें यहाँ लगानी हम सीख लेंगे तो। अब ये हमने क्यों पढ़े हैं यहाँ, क्योंकि हम कुछ कॉम्बिनेशंस पे जाने वाले थे। मैंने कल शायद वर्ड यूज किया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, ठीक है। तो यस सर। अगली जो चीज है, लेकिन इसमें बहुत जरूरी बात, जो चैप्टर खत्म होने तक, 12th का कोर्स खत्म होने तक भी बच्चे नहीं याद रखते हैं, हो सकता है आप भी भूल जाओ, थोड़ा ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर, जैसे आपने 10th में फॉर्मूले पढ़े हैं कि सीरीज में रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, पैरेलल में होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2।
ऐसे फॉर्मूले यहाँ भी निकालेंगे सीरीज पैरेलल के, लेकिन वो तभी वैलिड होंगे जब कनेक्शन करने से पहले कैपेसिटर कैसे थे, अनचार्ज। कनेक्शन के बाद चाहे आप उसे चार्ज कर दो, फॉर्मूले वैलिड है, लेकिन अगर कनेक्शन करने से पहले आप चार्ज करके एक कैपेसिटर को लाए हो तो ये फॉर्मूले वैलिड नहीं है। क्या ये बात दिमाग में रह जाएगी कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। ये दिमाग में रखना, बिकॉज इनके बिना गलतियां होंगी फिर कहीं। और ये लगभग ऐसी चीजें मैं कहता हूँ कि 90% बच्चे ये भूल जाते हैं लास्ट तक, या तो शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट तक भूल जाते हैं। कई बार तो मतलब देखा है मैंने इस तरह से। क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है, पर सबसे पहले और बातों पे चले। कॉम्बिनेशन कैसा कैसा, पहला मैं लेता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए ये एक कैपेसिटर है, आपको पता है पुराना सिंबल कैपेसिटर का ऐसा हुआ करता था, देखा है क्या कभी ये वाला सिंबल? नो सर। पहले कैपेसिटर का ये सिंबल हुआ करता था, मतलब हमसे भी पहले, हमारे टाइम से पहले, लेकिन बुक्स में ऐसा मिल जाता है कभी कभार, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चीज आ गई। वो कैपेसिटर का सी दिखाने के लिए ऐसा बना देते थे, उसको छोड़िए, अब ये तो पुराना सिंबल है, ठीक है। कहीं आ जाए तो ध्यान रखना, ये कैपेसिटर ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। सीरीज का क्या मतलब है, जैसे एक की कैपेसिटेंस है C1, आपने एक और कैपेसिटर लिया C2, सीरीज में ज्वाइन करने का यह मतलब होता है कि अगर आप C1 से C2 डायरेक्ट ज्वाइन कर दें और बीच में एक भी ब्रांच ना निकले, C1 से C2 तक जाते समय बीच में ब्रांच ना निकले, तो ये दोनों किस में होते हैं, सीरीज में। जैसे एक पाइप से दूसरा पाइप सीधा जोड़ दिया, बीच में कोई और तीसरा पाइप नहीं है, तो ये सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। पहचानने का तरीका यही है कि भाई ऐसा कहीं भी कनेक्शन आए, किसी भी बड़े सर्किट में ऐसा कनेक्शन आए कि कैपेसिटर यूं जुड़े हुए हैं और बीच में कोई ब्रांच नहीं है इधर उधर, तो ये दोनों किस में कहलाएंगे, सीरीज में। सीरीज कैसे पहचानना है, समझ आ गया? यस सर। दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि सीरीज में जब आप कैपेसिटर लगा के फिर जब आप चार्ज सप्लाई करोगे, मैं फिर कहता हूं इनिशियली चार्ज कैपेसिटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से कैसे कैपेसिटर ले रहा हूं, कनेक्शन से पहले अनचार्ज, ठीक है, अनचार्ज। हाँ, उसके बाद में इसको चार्ज कर रहा हूं कोई बैटरी लगा के। सपोज ये देखो भाई, मैंने एक बैटरी लगाई, कैसे भी करके, बैटरी भी नहीं दिखाते कई बार इस चैप्टर में, यूं कह देते हैं कि भाई मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया इसको V, और उससे मैं इसको चार्ज सप्लाई करने लगा। तो सीरीज सर्किट का ये मतलब है कि दोनों में से सेम चार्ज फ्लो करके जाएगा। अब देखिए, एक न्यूट्रल चीज पे अगर Q चार्ज आता है तो 0 + Q, इस पे चार्ज कितना हो गया, Q हुआ। लेकिन न्यूट्रल में से Q निकला भी है करंट मेंटेन करने के लिए, -Q। सिमिलरली यहां भी ये Q होगा और वो -Q। और हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि जब एक कैपेसिटर पे Q और -Q चार्ज होते हैं तो चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर कितना होता है। जब एक कैपेसिटर पे Q और -Q चार्ज होते हैं तो चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर कितना होता है, Q होता है ना। चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर आपका Q होता है। तो इस पे और इस पे दोनों पे सेम चार्ज स्टोर है कि नहीं है। इसका मतलब सीरीज में जब भी इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में लगाओगे तो चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक पुराना नाम है कंडेंसर। कंडेंसर सुना है, पंखे में तो कंडेंसर ही बोलते थे। हाँ। तो कंडेंसर इज अनदर वर्ड फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर का ही दूसरा नाम होता है कंडेंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मुझे चाहिए इनकी जगह एक इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस का क्या मतलब है। जैसे रजिस्टर आप लगाते थे, कहीं दो रजिस्टर आ जाएं R1 R2 इस तरह, तो आप दोनों को हटा के एक रजिस्टर लगा देते थे, सर्किट छोटा हो जाता था और R की वैल्यू लिखते थे R1 + R2, करते थे ना हमेशा।
तो इक्विवेलेंट इसमें निकालेंगे क्या फॉर्मूला आएगा अभी, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि इन दोनों ने मिलके अगर इस V वोल्टेज की मदद से Q चार्ज खींचा है, Q चार्ज स्टोर करवाया है, तो एक अकेला कैपेसिटर कि उस पे भी अगर आप V वोल्टेज दे दो तो वो भी अगर Q ही चार्ज स्टोर करवा ले तो वो अकेला कैपेसिटर इन दोनों को क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस। मतलब आ गई समझ। देखो इन दोनों ने सर कैपेसिटर दो प्लेट होती है ना जो थोड़ी डिस्टेंस पे रखी हो। हाँ बिल्कुल सर तो जब यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है वहां पे तो क्यू आ गया एक साइड, दूसरी साइड माइनस क्यू कैसे आएगा, वो थोड़ी कनेक्ट है। कनेक्टेड नहीं है ना, इसीलिए ऐसा है कि बीच में चार्ज फ्लो नहीं करके गए, बीच में चार्ज फ्लो नहीं करके गए। हो क्या रहा है, तो माइनस क्यू कैसे आएगा, वही बता रहा हूं मैं। हो क्या रहा है, बैटरी ने अगर मान लो एक अकेला लगा होता, सपोज एक अकेला लगा होता जो पिछली क्लास में हुआ था, एक अकेला लगा हुआ था तो बैटरी इसमें से क्यू खींच लेती और इधर से क्यू भेज देती, तो इस पे क्यू हो जाता और इस पे कितना हो जाता, माइनस क्यू। अब देखो, अब बैटरी ने क्या किया होगा, इसमें से तो क्यू खींचा होगा और इसको क्यू दिया होगा, तो यहां तो क्यू आ गया और यहां कितना आया, माइनस क्यू। ये हो गए। अब इंडक्शन क्योंकि ये आमने सामने कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सामने अगर क्यू चार्ज है तो कितना इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है तो कितना इंड्यूस होगा, क्यू। और ये तो न्यूट्रल प्लेट थी और अब एक पे माइनस क्यू और एक पे क्यू है, इसका क्या मतलब है कि यहां से वहां कितना चल के चला गया, क्यू। तो समझ गए हो कैसे फ्लो किया है, क्या हुआ है। यस सर। ठीक है, अब मैं दोबारा आऊं क्या उस बात पे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब था कि अगर इन दोनों कैपेसिटर्स के बजाय मैं एक कैपेसिटर लगा दूं तो वो भी इस V वोल्टेज से Q चार्ज स्टोर करवा ले, तो वो इन दोनों की इफेक्टिव या इक्विवेलेंट वैल्यू है ना। समझ आई ये बात, ठीक है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो यूं बनेगा कि इन दोनों की बजाय मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट है B, A और B के बीच में मैं एक ही कैपेसिटर लगा दूं, एक ही कैपेसिटर जिसकी वैल्यू मैंने बोली C इक्विवेलेंट, EQ लिखा है मैंने, या C इफेक्टिव आप बोल सकते हो। और अगर मैं यही V वोल्टेज इनको भी प्रोवाइड करूं, इस अकेले को, तो ये भी कितना चार्ज स्टोर करवा ले, ये भी वही Q चार्ज स्टोर करवा ले, तो ये इसका इफेक्टिव या इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी। पहले तो ये बताओ क्या इक्विवेलेंट का क्या मीनिंग है, वो क्लियर हुआ। हाँ भाई बताओ, इक्विवेलेंट का क्या मतलब, वो क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब केवीएल की मदद से हम ये C इक्विवेलेंट निकालेंगे ताकि बड़े सर्किट्स में सीरीज कॉम्बिनेशन को छोटा कर सके। एक बार केवीएल ऊपर वाले में लगाते हैं, ऊपर वाले में केवीएल लगाते हैं, तो चलिए प्लस माइनस Q/C और ये सब लिखवाएंगे आप। यहाँ आओ, यहां से चार्ज आ रहा है, एक पे Q दिख रहा है एक पे माइनस Q, तो बताओ क्या लिखूं मैं, ये प्लस ये माइनस और बीच में वोल्टेज कितनी Q/C। समझ आया क्या क्या लिखा है सर हाँ ये जो चार्ज स्टोर्ड इक्विवेलेंट है इसका, ये मतलब टोटल होगा Q1, ये Q इस साइड दोनों मतलब 2Q होगा, Q ही रहेगा Q चार्ज। क्या दोबारा पूछना एक बार। जो चार्ज स्टोर्ड है ऊपर दोनों में स्टोर होके 2Q थे, एक Q यहाँ एक वहाँ। हाँ तो मैंने क्या लिखा है, चार्ज स्टोर्ड ऊपर ईच कैपेसिटर पे कितना है, Q है। हाँ तो टोटल 2Q लेंगे या Q ही लेंगे, 2Q नहीं, ये इस पे कितना असर डाला है आप ये बताओ। यहाँ एक बैटरी लगी है, उसमें से कितना चार्ज फ्लो करवाया इन दोनों ने मिलके, Q। हाँ तो ये अकेला भी उस बैटरी में से Q चार्ज फ्लो करवा दे तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू या इक्विवेलेंट वैल्यू। तो अगर ये Q चार्ज फ्लो करवाएगा तो ऊपर यही तो है ना, Q और माइनस Q। ठीक है, अब देखो केवीएल लगाते हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस, ये माइनस, और बीच में कितना सेम वैल्यू Q/C। दिख भी रहा है कि नहीं ये वाला कलर, दिख रहा है।
और यहाँ लिखा हुआ है माइनस प्लस बी। चलो जी इसमें घूम जाओ, आपकी मन करे वैसे घूमो। देखो एक और चीज, केवीएल लगाने के लिए आपको चार्ज को फॉलो करना जरूरी नहीं है, आपको उल्टा जाना है, आप उल्टा घूमो, लो आप उल्टा घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। और मैं यूं केवीएल लगाऊंगा। चलो जी यहां से शुरुआत करते हैं, उल्टे चलते हैं चार्ज से, चार्ज तो यूं जा रहा है। पहली एंट्री कहां से? प्लस से। प्लस से, तो क्या लिखें केवीएल की इक्वेशन? माइनस बी। आगे चलो अगली एंट्री माइनस से तो प्लस। अच्छा एक और क्यू बाई, सुनो, ये C1 था, ये C1 है, ये C2 था तो ये C2 है। हाँ जी बोलो क्या लिखूं आगे? प्लस क्यू बाई C2। प्लस क्यू बाई C2। आगे प्लस क्यू बाई C1। प्लस क्यू बाई C1 और इक्वल टू कितना होगा? इक्वल टू 0। 0। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूं, b को उधर भेज दूं, q कॉमन ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 इट इज कमिंग आउट टू बी v। दिख रही है ना आपको इक्वेशन? और यहां से 1/C1 प्लस 1/C2 ये आपका आ गया v/q। इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दी इसको। ठीक है, अब आप इसमें केवीएल लगवाओ, इसमें इक्विवेलेंट सर्किट में, तब कंपेयर करके लेके आएंगे। यहां देखते हैं तो ये प्लस ये माइनस और बीच में लिखा जाएगा Q/C इक्विवेलेंट। मैं छोटा ही लिख रहा हूं पर दिख रहा है ना आपको? हम ही बताओ। यस सर। और इसमें घूम जाओ केवीएल लगाने कैसे भी, तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी इसमें? पहली एंट्री प्लस से, मैं नीचे से चल रहा हूं यूं, माइनस v। अगली एंट्री माइनस से, तो प्लस क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। बताओ ये इक्वेशन समझ आई ना, कैसे लिखी है, कैसे बनाई है? यस सर। ठीक है, तो क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v आ गया और 1/C इक्विवेलेंट आ गया v/q। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बना फॉर्मूला बताओ? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्या ये ऐसा फॉर्मूला नहीं आ गया जो कि रजिस्टर्स का तो किस में हुआ करता था? पैरेलल। कैपेसिटर्स का सीरीज में, ध्यान रखना। अब कई बार आदत हमारी रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले की होती है, ये भी गलती कर जाते हैं बच्चे। 10th वाली आदत से यहाँ दिक्कत हो जाती है, और 10th वाली नहीं, अगले चैप्टर में रेजिस्टेंस में आने, तो कई बार जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऐसा है जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सर थर्मल रेजिस्टेंस में भी यही है ना? क्या थर्मल रेजिस्टेंस में भी यही है ना? थर्मल रेजिस्टेंस में यही है, क्या मतलब इस बात का? मतलब पैरेलल में वैसा सीरीज वाला। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस 11th में था तो सही। थर्मल रेजिस्टेंस सर वो थर्मोडायनेमिक्स में कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। अरे यार वो नहीं, अच्छा वो कह रहे हो थर्मल रेजिस्टेंस, उसको बोल रहे हो आप जो हम 11th क्लास में जब आप थर्मल कंडक्टिविटी लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस में सेम फॉर्मूले हैं जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल में। थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के हैं। आप ये मत कहो कि थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले ऐसे हो जाते हैं। हाँ, अगर आप वहां कोई और टर्म लेके आते हो कंडक्टिविटी टाइप, तो उनके फॉर्मूले अलग बन सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के फॉर्मूलों में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले एज इट इज वही है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के। ये थर्मल रेजिस्टेंस ना बहुत कॉमन वर्ड नहीं है, इसीलिए मैं एक बार तो मेरा दिमाग ही नहीं गया कौन से कहाँ की बात हो रही है, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं तो वहां ये आता है। चलो ये नोट कीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है। हो गया सर नोट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे अच्छा चैप्टर चल रहा है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा यूज भी होगा इसमें और कई नई बातें सीख रहे होंगे। कैसा, कुछ मजे आ रहे हैं कि नहीं इस चैप्टर में पढ़ने में?
अरे सर, ठीक है। और अपने डाउट्स पूछते रहा करो बीच में ही, यूं नहीं कि बाद में पूछेंगे, बीच में उसी समय जो जो यहाँ पे डाउट बना है, ठीक है। और तो फिर अभी तो मैं एक चीज और करवाऊंगा, मैं सीरीज की डिटेल में फिर चलूंगा। मैं एक बार ये, क्योंकि 5-10 मिनट हो जाए, एक बार पैरेलल का फॉर्मूला ले आते हैं, ये काम कर रहे हैं, फिर सीरीज पैरेलल को अलग अलग करके भी पढ़ लेंगे। और आज आओगे रात को 9 बजे, बताओ। यस सर। वो काम करके Yes, sir. वो काम करके जो 10 Yes, sir. सवाल, 7 सवाल तो वैसे लिखे हैं और 3 सवाल मैंने किसी बुक से स्कैन करके आपको दिए थे, लिखा भी हुआ उसमें भी इस तरह से, है ना। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें पहले 3-4 सवाल जो है उनमें 4-4 पार्ट्स हैं। तो हम आज 9 बजे तक तैयार रहें उस काम के लिए। अच्छा, इन केस अगर कोई और डिस्कशन क्लास हो, वो कितने बजे खत्म हो जाती है अगर कोई और डिस्कशन क्लास होती है तो आपकी, कभी कभार जैसे होती हैं? सर एक तो डेली होती है 7 से 8 एनडीए के लिए। अच्छा, वो तो चलो एनडीए वाली क्लास है, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ सर कल हुई थी मैच, वो कितने बजे खत्म होती है? कल ही हुई थी। कितने बजे खत्म हो जाती है? 8:30 से 9:30। 8 से 9:30। अच्छा, आज नहीं होगी सर। मतलब अगर कोई उस समय कोई और क्लास ना हो तो हमारी 9 बजे क्लास है आज, ठीक है। और आप ये काम करके रखें, यूं ना हो, काम बिल्कुल करके रखें 10 सवालों वाला काम। अब भाई अगले टेस्ट के लिए थोड़ा सा पढ़ो यार, थोड़ा जोर लगाओ। हालांकि मुझे लगता है उसमें कैपेसिटेंस नहीं आ रहा है ना अगले में, नहीं आता जो पिछले में आया वही। कोई बात नहीं, हम पिछले वाला भी करेंगे, लेकिन ये यूं ना छोड़े कि अब अगले टेस्ट तक कैपेसिटेंस पढ़ ही नहीं रहे, उससे अगले में तो आएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। सर डेली 2 क्लास लगा ले, एक में आगे कैपेसिटेंस चलता रहे, एक में रिवीजन होता है। तो डेली दूसरा वो 9 बजे का ही टाइम है, उसमें कभी डिस्कशन कर लेंगे, कभी रिवीजन कर लेंगे। यस सर। वो 9 बजे वाला ही टाइम है, उसमें कभी डिस्कशन हो जाएगा, कभी रिवीजन हो जाएगा, इस तरह से है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर 2 आप लिखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर आप लोग या तो टाइम थोड़ा एडजस्ट करवा दिया करो ना और सब्जेक्ट का, अगर ये फिक्स करते अपना 9 बजे वाला टाइम तो करा लेंगे सर, अगर होती है तो कोई और। हाँ, तो वही ना, वो बीच में भी 1-2 बार ऐसे ही मिस हुई थी हमारी क्लास इस तरीके से। पीछे भी हमने 1 वीक लगातार आपकी क्लास ली थी शायद 9 बजे डिस्कशन क्लास, इस तरह से। यस सर। तो उसी को इस वीक फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी तो मैं कह रहा हूँ कि कैपेसिटेंस का डिस्कशन होगा, नहीं तो फिर पीछे का कुछ रिवीजन होगा जो भी है उसमें। क्या पीछे का ये तीनों पार्ट आ रहा है, +1 का भी और +2 का भी, जो भी अभी तक हुआ अब तक तीनों टेस्ट का जो भी सिलेबस हो सारा। ठीक है। तो किसी के पास वो सिलेबस हो तो मेरे पास भेज भी देना, अब तक के 3 टेस्ट का क्या क्या आया है। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, क्या मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जैसे ये 2 कैपेसिटर यूं लगे हैं और आप बाहर से यहां से कोई वोल्टेज प्रोवाइड करने वाले हो, लेकिन पहले से अनचार्ज थे, वो पहले से वो अनचार्ज थे। ये आज अच्छा, ये पैरेलल क्यों है, क्या रीजन है इसका ये वर्ड यूज करने का? देखो, मान लो ये टर्मिनल जंक्शन पे नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाद की बात है। सुनिए क्यों बोलते हैं इनको पैरेलल में, क्या मतलब है। ये ए है, ये बी है, एक कनेक्टिंग वायर पे ना सेम पोटेंशियल चलता है। एक कनेक्टिंग वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होता है। अगर ये पोटेंशियल ए था 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, कनेक्टिंग वायर जब तक चलेगी सेम पोटेंशियल चलेगा। ये भी ए, यहां तक आके आप रुक गए, पोटेंशियल है ए, ये भी ए और ये भी ए। अच्छा, ये बी है, ये भी बी, ये भी बी, ये इस तरह से बी चलेगा, यहां तक आके आप रुकेंगे। अब देखो, क्या C1 और C2 दोनों सेम नेमिंग के बीच में आ गया कि नहीं? C1 भी A और B के बीच में है और C2 भी A और B के बीच में है। अगर 2 सेम टर्मिनल्स के बीच में अलग अलग कैपेसिटर आ जाते हैं तो वो दोनों किस में कहलाएंगे? पैरेलल।
पैरेलल पहचानना आना चाहिए। हमेशा यही डायग्राम नहीं बना मिलेगा कि ऐसे ऊपर नीचे मिल गया। आपको कनेक्टिंग वायर दी होगी, उस पर नाम को पहुंचाना होगा आगे, और फिर पहचानना होगा कि भाई ये किस में है किस में नहीं। ठीक है, अभी सिखाएंगे ये भी आगे, लेकिन हम इससे शुरुआत करते हैं अपनी। अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका मतलब यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V, और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बताओ समझ आ रहा है क्या पैरेलल का क्या मतलब है? यस सर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? अगर इन दोनों ने मिलके इसमें से Q चार्ज फ्लो करवा दिया, अगर इस दोनों ने मिलके इसमें से Q चार्ज फ्लो करवा दिया, तो इसकी बजाय मैं अगर एक सिंगल कैपेसिटर भी लगा दूं A और B के बीच में, जिसको मैंने C इक्विवेलेंट बोला है, सिंगल कैपेसिटर भी अगर मैं लगा दूं इनके बीच में, जिसको मैं C इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, वही V वोल्ट लगाने पे ये भी Q ही चार्ज फ्लो करवाएगा इसमें से, तो इस अकेले को बोलेंगे हम इसका इक्विवेलेंट या इफेक्टिव वैल्यू। क्या ऐसा ही कुछ पिछले में यूज किया था हमने सीरीज में? हाँ जी बताओ, क्या इसी तरह की कोई चीज पिछले में यूज की थी ना हमने? अब देखिए ये Q चार्ज आया, लेकिन जंक्शन पे बटेगा अब चार्ज, तो इस बार KCL नहीं KVL का यूज, ना KVL नहीं, सीरीज के प्रूफ करने के लिए हमने KVL का यूज किया। पैरेलल का प्रूफ करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? KCL। मान लिया Q1 ऊपर गया Q2 नीचे गया सपोज, तो इस पे Q1 आया और यहां Q1 निकला, इस पे Q2 आया और यहां Q2 निकला। इसका यह मतलब है कि भाई इस वाली प्लेट पे तो प्लस Q1 चार्ज आ चुका है और सामने वाली पे माइनस Q1। सिमिलरली यहाँ रेशियो कैसे निकालते हैं Q1 Q2 का? अभी कहाँ निकाला मैंने Q1 Q2 का रेशियो? कहीं निकाला ही नहीं अभी तक तो। मतलब कैसे पता चलेगा कितने कितने गए हैं? अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। ये बताओ Q1 Q2 कुछ भी मान लिया आपने यहां तक? आप इसमें कैपेसिटेंस की डेफिनेशन का यूज करके अगर लिखते हो, तो क्या मैं इस कैपेसिटर को ध्यान में रखते हुए ये कह सकता हूं Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V? भाई C1 क्या होगा? Q1 बाई V, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। और सिमिलरली अगर मैं इसको ध्यान में रखते हुए कहूं तो क्या बनेगा ये बताओ? Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। तो आपका रेशियो भी आ गया। आप रेशियो पूछ रहे थे कितने कितने गए होंगे, डिवाइड करते आ रहे रेशियो C1 बाई C2। यस सर। ठीक है, चलो। और इसमें अगर आप देखते हैं तो ये Q आया है, तो यहाँ प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, और वोल्टेज पूरी इसी के पास है और तो कहीं बटी नहीं रही, वोल्टेज पूरी भी है। तो इसमें अगर आप ये लगाओगे तो क्या इक्वेशन बनती है? Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। बताओ भाई समझ आया? यस सर। Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V, ये आ गया। अब आप इसमें KCL लगाओ, KCL एट दिस जंक्शन J, KCL एट J, क्या इक्वेशन होगी बताओ KCL की? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और मेरे पास तीनों की वैल्यूज रखी हैं। Q कितना बैठा उधर, उधर सबसे उधर, C इक्वलेंट इंटू V। Q1 कितना बैठा है ऊपर? C1V। और Q2 कितना बैठा है? C2V। और V कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका C इक्वलेंट कितना आया? C1 प्लस C2। तो ये पैरेलल में वो फॉर्मूला आ गया जो रजिस्टर्स का किस में हुआ करता था? सीरीज में। रजिस्टर्स का जो सीरीज में था वो यहाँ पैरेलल में निकल के आया है। एक बार ये भी नोट कीजिए, सीरीज पैरेलल की और डिटेल में भी चलेंगे अगली क्लास में, लेकिन पहले हम एक बार बेसिक फॉर्मूले ले आए कि भाई क्या है। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले तभी वैलिड है जब कैपेसिटर पहले से अनचार्ज हो, फिर आपने कनेक्शन किया और फिर उन्हें चार्ज किया। ठीक है,
अब यस सर। 2 मिनट मेरी बात सुनो, आप ये नोट भी करते रहो। और ये सुनिए मृगेश, आप हो क्लास में अभी? हाँ जी मृगेश, नहीं है। कुछ बच्चे जैसे नहीं है सर। उस दिन कह रहे थे कि सर 9 बजे तो नेट पैक खत्म हो जाता है, थोड़ा टाइम अनप्रैक्टिकल सा है, इम्प्रैक्टिकल सा है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो अभी बताओ, क्योंकि मैंने देखा है उस डिस्कशन का जो वो टाइम था 1-2 वीक पहले, उस क्लास में तो बच्चे ही 10 तक पहुंच पाते हैं मुश्किल से, 8 या 9 कुछ ऐसे जुड़ते थे, या 4-5 कुछ ऐसे जुड़ते हैं। तो अगर आपको सूटेबल लगे आप वो टाइम बता दीजिए। सर सुबह ले लिया 7 से 8 ले लो सर। यस सर। सुबह कितने बजे? सुबह से क्लास ही होती है 8 बजे से ही, रात को सही है। यार ये अच्छा। सुबह 8 बजे से ही क्लास शुरू हो जाती है। आप लोगों की 8 बजे कौन सी क्लास स्टार्ट हो जाती है? अच्छा, योगेश सर की। हाँ तो फिर तो यार बच्चे तो जुड़े ना, फिर तभी तो क्लास का कुछ बेनिफिट है उसमें। 8 से 9 कर लो। क्या 8 बजे ले लो, देखते हैं। चलो आप लोग ना, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको जो सूटेबल टाइम लगे, सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग मेरे नंबर पे एक बार अपना टाइमिंग भेजना कि आप क्या टाइम चाहते हो, फिर मैं डिसाइड कर दूंगा कि हाँ कौन सा ठीक रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात, आज तो हम शायद 9 बजे लगा रहे हैं आज की क्लास, उसमें डिस्कशन होगा सीपीपी नंबर 18 का, जिसमें 10 सवाल हैं। तो आप अपना वो काम करके रखिए तब तक। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ आ गया कि नहीं बताओ? केसीएल केवीएल एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। अगर डिस्कशन जल्दी हो जाता है, अगर डिस्कशन जल्दी, तो क्या होगा यार, जल्दी नहीं होगा, उसमें इतना टाइम तो लगेगा ही, तो वो डिस्कशन ही होगा उस शाम वाली क्लास में तो आज। ठीक है भाई, मैं ऑफ करता हूँ। हाँ जी बताओ। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, हाँ, तो मेटल्स में रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है? देखो फिर ये सवाल जा तो रहा है अगले चैप्टर पे, हम पढ़ेंगे कि मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा एक कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स का अल्फा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर्स का उल्टा होता है, इंसुलेटर का उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, लेकिन मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, टॉपिक है ये अगले चैप्टर में ये। ठीक है, चलो अभी मैं रखता हूं इसको, मीटिंग ऑफ करता हूं ये वाली। और आपको ध्यान रखना, एक हफ्ता अपना सीपीपी अटेम्प्ट करके रखे। आज तो मिल रहे 9 बजे रात को, और अपना सूटेबल टाइम आप मुझे मैसेज कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।